बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि कोल की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, कोल किस तरह से बनता है। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो कोल बना है उस कोल को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मतलब उसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं, और फिर उसके अंदर जो कंपाउंड मौजूद हैं या फिर उसके अंदर जो मटेरियल्स मौजूद हैं उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जो कि है यूजेस ऑफ कोल। यूजेस ऑफ कोल में अगर हम जनरल यूज़ देखें कोल का, तो जनरल जो एक यूज़ है कोल का वो एज अ फ्यूल के तौर पर है कि कोल को हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फिर वो फ्यूल हम डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एंड हम इंडस्ट्रियल लेवल पे भी उसका यूज़ कर सकते हैं कि हम कोल को छोटे लेवल पे भी फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और बड़े लेवल पे इंडस्ट्रियल लेवल पे भी एज अ फ्यूल के तौर पर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब कोल को हम जो यूज़ करते हैं फ्यूल के तौर पे, तो किस तरह से हम यूज़ करते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं उसके अंदर कि वो हमें एज अ फ्यूल के तौर पर प्रॉपर्टीज शो करती हैं और हमें जो है वो ईंधन फराहम करती हैं। तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम नाम देते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को दूसरा नाम कार्बोनाइजेशन का भी दिया जाता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या फिर कार्बोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कोल को हीटअप किया जाता है, कोल को टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है। ये टेम्परेचर रेंज करता है, डिफरेंट रेंजेस में होता है। 500 to 1000 इसकी रेंज होती है, 500 to 1000 डिग्री सेल्सियस। इसको जब हीट किया जाएगा तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगे, लेकिन ये जो हीटिंग है इसमें एक बात का ख्याल रखा जाता है कि ये हीटिंग होती है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अगर आप इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हीट कर रहे होते हैं तो उसको हम नाम देते हैं कंबशन का, लेकिन यहाँ पर जो कोल को हीटअप किया जा रहा है वो हम कर रहे हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जिसके अंदर एयर को क्या रखा गया है, एब्सेंट रखा गया है, जिसके अंदर एयर जो है वो मौजूद नहीं है। उसको जब हीटअप किया जाएगा कोल को, तो कोल हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट होगा, कोल हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स अपीयर करेगा, जिसको हम नाम देते हैं कोक, कोल तार एंड कोल गैस का। अब ये जो मटेरियल हमारे पास हासिल हो जाते हैं, फिर इनको फर्दर यूज़ किया जाता है, इनकी फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाई जाती है और इनसे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल किए जाते हैं या फिर कुछ ऐसे कंपाउंड्स हासिल किए जाते हैं जिनको हम फिर फर्दर यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। तो ये होता कैसे है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर हमने कोल लिया है। इस कोल को हम हीट करेंगे, इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ से एक और टेस्ट ट्यूब हमने फिक्स की है। अब होता ये है कि जब इसको हीटअप किया जाता है, जब इस कोल को हीट दिया जाता है, टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, तो ये क्या करता है, इसके अंदर वेपर्स बनते हैं। यहाँ पर हमने इस बीकर के अंदर वाटर लिया है, वो वेपर यहाँ पर आके इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं और एक ब्लैकिश कलर का लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं। उस लिक्विड को नाम दिया जाता है कोल तार का। कोल तार एक ब्लैकिश लिक्विड है जो कि प्रोड्यूस हुआ है बाय हीटिंग ऑफ द कोल। देन इसको फर्दर जब हीट किया जाएगा तो हमारे पास एक और मटेरियल प्रोड्यूस होगा जो कि यहाँ पर पानी के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होगा, स्लाइटली सॉल्युबल होगा और एक और लेयर बना देगा। उसको हम नाम देते हैं अमोनिका लिकर का। अब ये जो चीज़ है ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है। आपकी बुक में जस्ट 3 चीज़ों के बारे में बताया गया है, कोल तार, कोक एंड कोल गैस के बारे में। जब इसको फर्दर हीट किया जाएगा देन ये फर्दर वेपर्स प्रोड्यूस करेगा। उन वेपर्स को हम नाम देंगे कोल गैस का। ये जो कोल गैस है ये इधर इस टेस्ट ट्यूब में जो वाटर है उसके अंदर डिजोल्व नहीं होगा।
पीछे जो हमारे पास रेजिड्यू बच जाएगा हीट करने के बाद, इन तीनों चीज़ों के प्रोड्यूस होने के बाद जो यहाँ पर हमारे पास रेजिड्यू बचेगा, जो पीछे मटेरियल बचेगा, उसको हम नाम देते हैं कोक का। तो कोल को जब हीटअप किया गया तो कौन कौन से मटेरियल प्रोड्यूस हुए? कोल तार, अमोनिकल लिकर, कोल गैस एंड कोक। अब इसके अंदर भी अगर आप देखें तो ये तीनों भी हमारे पास जो है वो किस फॉर्म में है? तीनों मैटर की फॉर्म एग्जिस्ट कर रही हैं। कोल तार आपके पास एक विस्कस लिक्विड फॉर्म में होता है, गाढ़ा सा। कोक आपके पास सॉलिड फॉर्म में होता है, जबकि जो कोल गैस है वो आपके पास गैसियस फॉर्म में होता है। तो कोल के हमने हीटिंग जब उसको किया, जब उसको हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाई, तो उसने फर्दर जो मटेरियल प्रोड्यूस किए वो भी हमारे पास तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर इस कोल तार एंड कोल गैस को फर्दर यूज किया जाता है। अब इसमें जो कोल तार है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोल तार की जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाई जाती है, इसके फ्रैक्शन अलग किए जाते हैं, तो उसमें से हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं। जैसे कि आप बात कर लें एरोमेटिक कंपाउंड की, बेंजीन की बात कर लें, तो बेंजीन जो है वो कहाँ से हमारे पास हासिल होती है? जब कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाई जाती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक के, एरोमेटिक, एलिफेटिक, सारे जो है वो ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद हम बात कर लें अगर इसकी फर्दर यूज की, तो कोल को हम यूज करते हैं पावर जनरेशन के अंदर। पावर जनरेशन स्टेशन के अंदर भी कोल का इस्तेमाल होता है और इसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। लेकिन इसका एक नुकसान होता है, और वो नुकसान ये है कि ये बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का बाइस बनता है। लेकिन इस नुकसान के साथ इसका एक फ़ायदा ये है कि ये हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का भी जो है वो सोर्स है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कोल इन पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के अंदर कितने रिजर्वायर्स हैं जिनके अंदर जो है वो कोल हमारे पास प्रोड्यूस होता है, या फिर टोटल अमाउंट में जो हमारे पास कोल की प्रोडक्शन होती है पाकिस्तान में वो कितनी है। तो अगर हम टोटल रिजर्व्स की बात करें पाकिस्तान के अंदर, तो वो 184 बिलियन टन है। अब इन 184 बिलियन टन्स में से 80% जो कोल है वो यूज होती है लाइम किल्न्स के अंदर ब्रिक्स को बेक करने के लिए, ईंटों को पकाने के लिए। भट्टा खिश्त के अंदर ईंटों को पकाने के लिए जो है वो इन कोल को इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन 80% जो है वो कोल इसी पर्पजेस के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा डोमेस्टिक पर्पजेस भी हैं इसके, डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, पावर प्लांट के अंदर पावर जनरेशन में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। एंड दूसरा, पाकिस्तान के अंदर अगर हम इनकी डेवलपमेंट की बात करें, मीन्स हम बात करें कि ऐसी जो है वो कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं या फिर ऐसे कौन कौन से जो है वो हमारे पास ऐसी डायरेक्टरीज हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं कोल के ऊपर, तो सबसे पहले आ जाती है सिंध कोल अथॉरिटी। सिंध कोल अथॉरिटी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोल की डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। इसके अलावा डायरेक्टरीज ऑफ पंजाब, KPK एंड बलूचिस्तान भी हैं। बहुत सारी मादनियात के इदारे हैं जो कि काम कर रहे हैं कोल के ऊपर, और कोल के अंदर जो है वो उनकी प्रोडक्शन के बारे में, फिर उनका जो है वो उनकी रिफाइनरी वगैरह के बारे में और उनके फर्दर यूज़ के बारे में जो है वो काम कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस हमारे पास फॉसिल फ्यूल की दूसरी टाइप है। कोल जैसे हमने देखा कि कोल एक फॉसिल फ्यूल है, अब हम बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस बेसिकली क्या है, इसको भी अगर हम देखें कि हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर इसकी फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, तो इसकी फॉर्मेशन भी कोल की तरह ही होती है कि ज़मीन के अंदर
लाखों सालों तक जो है वो वेजिटेशन और डेड एनिमल्स जो हैं उनके जब जो बाकियात होते हैं, उनके जो रिमेन्स होते हैं, उनके जो डेड मटेरियल्स हैं, वो जब ज़मीन के अंदर दफन रहते हैं लाखों करोड़ों सालों तक और उनके ऊपर बैक्टीरियल एक्शन होता है, उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं फिर नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस को नाम दिया जाता है कुदरती गैस का। पाकिस्तान में इसको सुई गैस के नाम से जाना जाता है। सुई गैस के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसको सबसे पहले जो है वो 1952 में सुई के मकाम पे बलूचिस्तान के अंदर जो है वो एक एरिया है सुई, उसके मकाम पर जो है वो सबसे ज़्यादा इसको दरियाफ्त किया गया था, डिस्कवरी की गई थी, वहाँ से सबसे ज़्यादा इसको हासिल किया गया था। और अभी भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो इसको बलूचिस्तान में सुई के मकाम से हासिल किया जाता है, तो इसलिए इसको पाकिस्तान में सुई गैस के नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम इसका कुदरती गैस है या फिर इसको जो है वो हम नेचुरल गैस कहते हैं। अब ये होता क्या है, नेचुरल गैस हमारे पास मिक्सचर है लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स के। लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद है? लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन से मुराद ये है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर जिनका जो मॉलिक्यूलर मैस है वो लो है, मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर एक कार्बन हो या फिर 2 कार्बन, 3 या फिर 4, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन, ये हाइड्रोकार्बन्स मिक्स होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ और जो है वो नोबल गैसेस भी होती हैं, नाइट्रोजन भी मौजूद होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है। लेकिन ये जो गैसेस हैं, ये जो एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ट्रेस अमाउंट में मौजूद होते हैं, बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में मौजूद होते हैं। सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर मौजूद होती है वो होती है मीथेन। इसीलिए नेचुरल गैस को मीथेन गैस का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है वो मीथेन की होती है। उसके बाद हम बात करें कि इनकी प्रोडक्शन की, तो इनकी प्रोडक्शन कैसे होती है? प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जैसे कोल के हमने देखा कि वेजिटेशन है, वो वेजिटेशन ज़मीन के अंदर जो है वो बरीड है, लाखों सालों तक उसके ऊपर रिएक्शन हुए, बैक्टीरियल एक्शन हुए, प्रेशर आया, टेम्परेचर जो है वो उसके अंदर इंक्रीज हुआ और फिर उसकी कन्वर्जन हुई, तो इसी तरह से नेचुरल गैस भी प्रोड्यूस होती है। इसके अगर हम यूजेस की बात कर लें तो इसके यूजेस पावर जनरेशन में है, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, चीपेस्ट वे है जो है वो प्रोड्यूस करने का। सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर भी इसको एज अ फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ईंधन के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। और डोमेस्टिक पर्पसेस के अंदर अगर हम देखें तो घरों को लाइटिंग करने के लिए या फिर जो है वो घर के अंदर हम हीटिंग पर्पसेस के लिए, कुकिंग पर्पसेस के लिए इसका जो है वो यूज़ करते हैं। और नेचुरल गैस की एक बात जो है वो जो इसकी एक अच्छी क्वालिटी है वो ये है कि ये एक चीप रिसोर्स भी है और दूसरा ये एक क्लीन रिसोर्स है कि इसको जो है वो एक तो जब इससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं या फिर जब हम इसको एज ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप बात कर लें इलेक्ट्रोमोबाइल्स के अंदर, ये जो आपके व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर आप CNG का जो है वो यूज़ करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं, तो ये पोल्यूशन का बायस इतना ज़्यादा जो है वो नहीं होती, तो इस हिसाब से भी नेचुरल गैस इम्पॉर्टेंट है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने कोल के यूजेस के बारे में पढ़ा, पाकिस्तान के अंदर कोल के रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा और हमने नेचुरल गैस के बारे में देखा। दैट्स इट।